बायोस्फीयर रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो इसमें आपको डिफरेंसेस देख लेंगे कि नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है, कौन सी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। सबसे पहले आपके पास आते हैं कि इनके पास पावर कहां से आती है। ये अपनी पावर इनके पास कौन सी अथॉरिटी जिसके थ्रू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये गवर्नमेंट के कानून के अंडर आते हैं। सो नेशनल पार्क जो है, अगर आपको यहाँ पे इसके एस्पेक्ट्स लिखने तो ऐसे एक्ट लिख सकते हैं एंड देन सबका कौन कौन से एक्ट है। सो नेशनल पार्क आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज ऑल्सो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर गवर्न करते हैं। नेक्स्ट आगे जो आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक नेशनल कंपोनेंट है, तो इसमें लिखेंगे नेशनल कंपोनेंट। नेशनल कंपोनेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992। तो ये डिफर करता है दोनों में से, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में से। एक्ट का मतलब होता है कानून। कानून मीन्स जैसे पार्लियामेंट में पास किया गया है, जहां पे आप डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज पढ़ते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, है ना, फिर इफेक्टिव मेजोरिटी। तो जितनी भी मेजोरिटीज हैं वो अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास अमेंडमेंट या कौन सा कानून लाया जा रहा है। सो ये पार्लियामेंट से पास होके आया है, मतलब इसका पहले बिल आया, उसके बाद इसको एक कानून बनाया गया। नेक्स्ट लिखिए कि इसमें जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि नेशनल पार्क को कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, नेशनल गवर्नमेंट चलाती है, या फिर दोनों ही कंबाइंड चलाती है। सो नेक्स्ट आपके पास जो एस्पेक्ट है इनमें डिफरेंस का, दैट इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट का पार्ट रहता है, गवर्नमेंट कौन सी यहाँ पे योगदान देती है इनको बचाने के लिए या प्रोटेक्ट रखने के लिए। सो जो आपके नेशनल पार्क्स हैं इसमें दोनों ही गवर्नमेंट का रोल रहता है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर मैनेज्ड बाय स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही इसमें अपना भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो गवर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व में आपने ऊपर लिखा कि ये नेशनल कंपोनेंट है, जहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 आया था इसके लिए। तो अगर ये नेशनल कंपोनेंट है तो यहाँ पे जो नेशन की एक ही सरकार है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, वो इंटरफेयर कर सकती है, और यूनेस्को भी इसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि यूएन की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व को चलाया गया है। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? लगभग 18, लगभग क्या टोटल 18 है ना। लगभग तब होता है जब चेंज होते रहे। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें डिफरेंसेस का, वो है कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड है। सो यहाँ पे लिखिए एक्टिविटीज परमिटेड। यहाँ पे आप कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड रहती है, कौन सी यहाँ पे बैंड रहती है। सो क्या लगता है आपको, नेशनल पार्क में आप कुछ एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व में कर सकते हैं? ज्यादा आपको प्रोटेक्टेड कौन सा लगता है कि जहाँ पे सब कुछ बंद होगा, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड, जहाँ पे हर एक चीज प्रतिबंधित करके रखी हुई है? हाँ जी, नहीं डिफरेंस है। इसमें लिखिए आप फर्स्ट में नेशनल पार्क में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड
everything is prohibited unless permitted. जब तक आपको अनुमति नहीं मिलती है किसी भी नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी करने के लिए, तब तक ये पूरा का पूरा प्रतिबंधित है. मतलब यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, बट इसके लिए अब आपको परमिशन लेनी पड़ती है. एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस अनटिल, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है, जब तक आपको यहाँ पे अनुमति नहीं देते. नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब क्या लगता है, यहाँ पे उल्टा है. एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. यहाँ पे हर एक चीज अलाउड है जब तक उसको प्रतिबंधित ना किया जाए, जब तक बंद ना किया जाए. तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिखें, एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. यहाँ पे सब कुछ अलाउड है जब तक इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाता, जब तक इसे रोका नहीं जाता. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क में जाना है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इजीली जा सकते हैं. अब लास्ट है वाइल्ड स्पेयर रिजर्व. सेंट्रल की गवर्नमेंट नेशनल कंपोनेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992. क्या लगता है, वाइल्ड स्पेयर रिजर्व में एक्टिविटीज अलाउड है या नहीं है? और सोचिए. इसमें लिखिए, इसके सारे ही कंपोनेंट अलग रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते रहेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको अलग ही रखें आप. बट फिर भी कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है. तो तीनों को इंटरचेंज करके वो पूछ सकते हैं आपसे. इसमें लिखिए, प्रोटेक्टिंग द एरिया is important, but the integration of humans is necessary. But the integration of human is necessary. अरे यार, इसमें कह रहे हैं कि एरिया तो प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द एरिया, बट ह्यूमंस का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है उसको हम रोक नहीं सकते. मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे ह्यूमंस आने चाहिए, पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर आप बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ हम फ्लोरा फौना को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमंस को भी बचाने की बात कर रहे हैं. तो ह्यूमन जो है इसका एक टाइप से इंटीग्रल पार्ट है. मतलब आप ह्यूमंस को इससे अलग नहीं कर सकते कि आप बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं जा सकते. ह्यूमन की एक्टिविटीज हो सकती है कुछ एक जिनको प्रोहिबिट कर सकते हैं, बट ह्यूमन यहाँ का इंटीग्रल पार्ट है. मतलब ह्यूमन फ्लोरा फाउना सबको यहाँ पे कंजर्व करने की बात कर रहे हैं. इसलिए यहाँ पे एरिया आपने प्रोटेक्ट तो करना है, बट ह्यूमंस को आप साइड नहीं कर सकते, साइड लाइन नहीं कर सकते. नेक्स्ट है आपके पास एस्पेक्ट दैट इज ह्यूमन इंटरवेंशन. ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि कुछ एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको ह्यूमंस यहाँ से ले जा सकते हैं. जैसे कि लकड़ियां गिरी हुई हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं हवा से, तूफान से या किसी भी एक्टिविटी से. तो जितने भी नियर बाय उस एरिया में लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो लोग वहां से उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस बहुत ज्यादा होती है, तो उस घास को वहां से काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं. सो उसी को हम कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी रहेगी. यहाँ पे इंटरवेंशन का ये मतलब नहीं है कि शिकार कर सकते हैं, शिकार तो वैसे ही अलाउड नहीं है इस एरिया में, बट जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल वो जंगल में कुछ एक सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल जिसे आप कह सकते हैं वाइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं, उनको वो वहां से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, या लकड़ियां उठा सकते हैं या नहीं. जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वहां से वो उठा सकते हैं या उसे यूज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे ह्यूमन इंटरवेंशन. यहाँ पे पोचिंग मतलब जंगल साफ करके अपना एरिया बनाना, वो बिल्कुल तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री पहले से ही अलाइंड है. यहाँ पे शिकार करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर्स एंड वहां पे डीएफओस हमेशा अवेलेबल रहते हैं. सो ह्यूमन इंटरवेंशन में नेशनल पार्क में लिखिए आप, नो ह्यूमन इंटरवेंशन
और इंटरफेरेंस इज अलाउड, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड। यहां पे कोई भी चीज अगर डिकम्पोज भी हो रही है, घास सड़ती है तो सड़ जाए, उसे आप उठा नहीं सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं। उस पर आप लिखिए दूसरे में, जैसे आपने लिखा एवरीथिंग इज परमिटेड बट अनलेस प्रोहिबिटेड, तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन है बट लिमिटेड, लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन्होंने इसको लिखा है नॉट अप्लाइड, तो आपने भी इसको नॉट अप्लाइड करके छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है ह्यूमन इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इसके डिफरेंस का, दैट इज बाउंड्री, कि इसकी बाउंड्री कितनी रहती है, बाउंड्री कैसे फिक्स की जाती है ना, कि कितना इसकी सीमा होगी, कब कहां तक फैला हो सकता है आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट जो इसका एस्पेक्ट है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों में, दैट इज बाउंड्री। तो मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाए हैं, कानून लिखाए हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड 1992। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो विधान पालिका है या संसद है या आपका जो ये विधान परिषद होता है, इनका इसमें रूल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कानून ये बना रहे हैं तो इसकी बाउंड्री बढ़ानी है, कम करनी है, या फिर नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाना है, मतलब इसके स्टेटस भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे फ्लोरा फाउना फ्लरिश कर रही है और वो उसमें इतनी ज्यादा फ्लोरा फाउना हो चुकी है कि उनके लिए जो एरिया है डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने या संसद ने या फिर आपके पार्लियामेंट में, तो उनको जब लगता है कि इस एरिया को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, इसकी बाउंड्री इंक्रीज करनी चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन फ्लोरा फाउना को कितना ज्यादा एरिया चाहिए, वही कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से फिर ये बिल पास करते हैं। फिर वो पहले कोई नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, फिर नौरादेई नेशनल पार्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल पास कर दिया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले उनके पास एरिया थोड़ा था, बाद में उन्होंने क्या किया, नियर बाय जितना भी फॉरेस्ट एरिया उसको वो क्लेम कर लेते हैं और लोगों को वहां से डाइवर्ट कर देते हैं, जितने भी उधर के फॉरेस्ट एरिया में विलेज होते हैं। सो बाउंड्री डिसाइड करता है कौन, या फिर कैसे फिक्स की जाती है। फर्स्ट में लिखिए, नेशनल पार्क में इट इज फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, विधान पालिका, जो कि आपके कानून बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट, दूसरे में लिखिए, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय, नॉट फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। आपका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है, कुछ एक ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो इसको खुद ही फिक्स करती हैं। लास्ट जो है उसमें भी लिखिए फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, नेशनल कंपोनेंट है, सो अगेन फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। तो इसे भी लेजिस्लेचर जो है, जो आपको कानून बनाता है, जो नीतियां बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, वही इसकी बाउंड्री को डिसाइड करते हैं कि इसकी बाउंड्री या इसका एरिया कितना रहने वाला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन ऑफ टाइटल्स। अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन ऑफ टाइटल्स, कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टाइटल है उसको नेशनल पार्क कर सकते हैं, या नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब में डिग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाने का मतलब होता है कि आप किसी चीज को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। बट अगर आप नेशनल पार्क से उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टाइटल दे रहे हैं, मतलब उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं। तो उसके बारे में इसमें ज्यादा नहीं है, इसको सिंपल लिखिए, नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिग्रेडेड टू, नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो जो नेशनल पार्क का टाइटल है उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, उसका जो एक दर्जा है उसको गिराया नहीं जा सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता, वो नेशनल पार्क ही रहेगा। इवन नेशनल पार्क से बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, क्योंकि अगर इसको नेशनल पार्क का टाइटल दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अपने आप को ग्रो ही करेगा, कम नहीं करेगा। और अगर कम कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर वही वहां पे आपको बहुत सारी एजेंसीज को काम करना पड़ेगा, एनवायरमेंटलिस्ट को काम करना पड़ेगा। जो आपको फर्स्ट क्लास में स्टोरी सुनाई गई थी येलोस्टोन नेशनल पार्क की, वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ एक चीजों को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर से इसको रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरे में लिखिए, इट कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, इट कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे नेशनल पार्क बनती है। इसमें इन्होंने कहा है नो कंडीशन अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल बायोस्फीयर रिजर्व में। कितने एस्पेक्ट हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6, 7th पे आइए, प्रोटेक्शन। मींस यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रोटेक्ट, आपकी जो स्पीसीज हैं या फ्लोरा फाउना उनको हाई ग्रेड पे बचाया, प्रोटेक्ट रखा जाता है, मॉडरेट लेवल पे या फिर लो लेवल पे। तो इसमें सिंपल लिखिए, फर्स्ट में नेशनल पार्क दैट इज हाईएस्ट, यहां पे जो प्रोटेक्शन लेवल है दैट इज हाईएस्ट, यहां पे भी हाईएस्ट, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में पॉइंट दैट इज, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज अलाउड है जब तक आप उसे रोकते नहीं। तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज साइज। साइज, एरिया, एरिया की साइज की बात कर रहे हैं कि एरिया कितना है, तो साइज के बारे में यहां पे बात की जा रही है। साइज अगर हम बात करें, नेशनल पार्क का जो साइज है दैट इज स्मॉलर देन, स्मॉलर, मीडियम एंड लार्ज। बायोस्फीयर तो आपको बताइए दिस वुड बी लार्जर हमेशा, क्योंकि ये पूरे के पूरे इसके अंदर ही 3-4 नेशनल पार्क आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखवाए थे, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ एक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत सारी नेशनल पार्क को भी अपने अंदर अकोमोडेट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अकोमोडेट करता है, तो ये तो हमेशा लार्जेस्ट रहेगा। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि मैंने कहा कि नेशनल पार्क बड़ा होता है, बट डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो आपके नेशनल पार्क है उनका एरिया एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब की है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बताओ, नाम है तो पता। पंजाब की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंजाब का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंपल समझिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एग्जाम्पल जलंधर के नियर बाय अगर कोई बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको सीधा टाइटल दे देते हैं कि दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस एरिया को फॉर एग्जाम्पल, अब यहां का मुझे कुछ नहीं पता, डलहौजी सुनो, डलहौजी, डलहौजी से ऊपर जाके एक जगह है जिसका नाम है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, कुगती। मणिमहेश सुना हुआ, मणिमहेश यात्रा करते हैं लोग, शिव जी का मंदिर है वहां। तो कुगती से ही रास्ता चढ़ता है, चढ़ाई, है ना, डलहौजी क्रॉस करेंगे, फिर आप पहुंचेंगे चंबा, चंबा से पहुंचेंगे अपना भरमौर, भरमौर से ऊपर कुगती आता है, तो वहां पे पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है उसका नाम रखा है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो है गांव है, एक छोटा सा गांव है, और नियर बाय बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। अब वो फॉरेस्ट की कोई गिनती नहीं है, उसमें पता नहीं कितने पहाड़ आ जाते हैं, पूरा का पूरा एरिया ही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पे कोई फॉरेस्ट रेंजर नहीं होता कि हर टाइम घूम रहा है बंदूक लेके कि कोई आ ना जाए, यहाँ से कुछ चीज ना उठा ले, किसी जानवर को उठा के ना ले जाए। इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग शिकार भी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा ऐसी हरकतें होती है वहां पे। सो ये एक खुला एरिया होता है, खुला एरिया इन द सेंस कि मल्टीपल एरिया में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पहाड़ ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
नेशनल पार्क जो है ये हाईली प्रोटेक्टेड है, तो इसकी पूरी रेंज होती है, इसके अंदर एंटर करना भी मुश्किल है, विदाउट परमिशन कोई एंटर करेगा या तो आपको अंदर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितने भी लोग हैं, मतलब फ्लोरा फाउना, ये छोड़ेगा नहीं, या फिर वहां की जो पुलिस है वो आपको डिटेन करेगी कि विदाउट आप परमिशन घुस गए हैं। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो दीज आर दी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ये आपके जितने भी एस्पेक्ट हैं इनको याद रखिए, और ऐसे ही आपने इसको याद रखना है। इतना सा बना होगा आपके पेज में, इतना सा ही लिखा होगा आपने कि 2 पेज भर दिए, इसमें तो बहुत मिनिएचर हो गया ये। सो पहला आपके पास है एक्ट, कौन से कानून के तहत, कौन सी धारा के तहत चलता है, कौन सी सरकार इसको चलाती है, कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ह्यूमन कितना यहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं, इसकी सीमा, इसकी बाउंड्री कितनी होती है, या फिर इसको, इसके टाइटल को आप कैसे अपग्रेड या डिग्रेड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लेवल कितना है एंड इसका साइज कितना है। सो ये था आपका टोटल डिफेंस के बारे में। अब आप लिखिए एक मिनट। बायोस्फीयर रिजर्व का सिंपल मीनिंग ये है कि जहां पे आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे एनिमल स्पीसीज है, इवन ह्यूमन, ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये तीनों आपके बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होते हैं। ह्यूमंस को आप कभी अलग नहीं कर सकते बायोस्फीयर से। नेशनल पार्क में जैसे हमने कहा कि हमें वेजिटेशन और एनिमल्स के ऊपर ध्यान देना। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मल्टीपल टाइप के पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं, बट ह्यूमन का नाम कभी नहीं लेते हम, क्योंकि हम तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है एज पर इस लॉ के हिसाब से। पर बायोस्फीयर का जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बायोस्फीयर इंसानों के बिना नहीं हो सकता, वहां पे इंसान भी होने चाहिए, तो हम तीनों को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि एरिया तो हमने बचाना है, बट ह्यूमंस को यहां से अलग नहीं कर सकते। वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमंस आते हैं, दैट इज वाई हमने ह्यूमंस को अलग नहीं किया। तब तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इज नेसेसरी, बट एरिया प्रोटेक्ट करना है, वही प्रोटेक्शन की बात सब में ही है। सो बाकी जगह पे हम सिर्फ कहते हैं कि यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन बच जाए, यहाँ के एनिमल्स बच जाए, ह्यूमंस को हम बीच में लाते ही नहीं है। इसलिए हमने बीच में कहा कि ह्यूमन इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सीधा लिख दिया नॉट अप्लाइड, क्योंकि ह्यूमन आर दी इंटीग्रल पार्ट। पीडीएफ वालों के लिए एक पुरस्कार आया है। पीडीएफ होती रहती है बहुत। एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये है आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, पॉपुलेशन, स्पीसीज, पॉपुलेशन पिरामिड, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, फिर बायोटिक इंटरेक्शन, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, देन फूड चेन पिरामिड ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल सक्सेशन, गैसियस साइकिल, जिसमें 3 साइकिल 4 थे आपके, एक था सेडिमेंटरी, एक था गैसियस, इकोटोन, इकोलॉजिकल निशे, बायोम्स, वेटलैंड, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन कौन कौन से, वही इकोलॉजी इकोसिस्टम के लिए फोकस करिए आप सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, नोट्स के ऊपर ध्यान देना है, और जितने भी कीवर्ड्स आते हैं आपके उनको आपने ध्यान में रखना है। सो सबसे स्पेशल यही चीज है, और कोई चीज नहीं है स्पेशल, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादातर आपकी फैक्चुअल नेचर में है, उसके नोट्स एंड पीपीटी पे ध्यान दें। क्लाइमेट चेंज के लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की एक किताब है, मैं बताऊंगा बाद में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके, वहां से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ से कराना है। मोस्ट बेसिक है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसके लास्ट के 6 चैप्टर है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत परेशान हो गया आप इन 6 चैप्टर को पढ़ के, इससे बेटर है कि आप अपने नोट्स को देखें। उसके बाद वही शुरुआत होती है ऑटोट्रॉफ से, देन आपके पास हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट आर दी ऑटोट्रॉफ्स। ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के साइज के होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, अब देखिए आप, आपको लगेगा जैसे न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, है ना। सो अभी मैं ये कराऊंगा, उसके बाद मैंने आपको कन्वेंशन कराने हैं। मैंने बोला था कि एक बार पहले जितना भी होगा सारा रिवीजन करेंगे।
हेटेरोट्रोप्स ऐसे जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, खुद खाना नहीं बना सकते। व्हेन ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स डाइज, जब दोनों ही मर जाते हैं तो उनको खाने के लिए ये डेट्रीवोर्स या डीकंपोजर्स का पार्ट बनते हैं। सेप्रोट्रोप्स दैट आर डेट्रीवोर्स एंड डीकंपोजर्स, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड और डीकंपोज प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं और उसी को अपना फूड बनाते हैं। डेट्रीवोर्स इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डेट्रीवोर्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और साथ साथ में कुछ एक लार्जर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, इंसेक्ट, वॉर्म जैसे अर्थ फॉर्म है, क्रस्टेशियंस जैसे कि वो समंदर में पाए जाते हैं। डेट्रीवोर्स हेल्प टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फॉर्म एंड आफ्टर दैट decomposers are the organism that will further simplify with the process of unification and mineralization। इसको समझिए, डेट्रीवोर्स क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको तोड़ेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म के बाद जब इसको मिट्टी में तब्दील करना है या फिर इसको आपने ह्यूमिफाई करना, तो उसका काम डीकंपोजर्स करेंगे। ये है आपका इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज है। सेल है, टिश्यू है, टिश्यू के बाद फिर आपके ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, देन आगे तक आपने देखा था। सो सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सेल है, फिर इंडिविजुअल। यहाँ पे बहुत ही सिंपल करके 4-5 फॉर्म में दिया, पर मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनवाया था। तो सेल से इंडिविजुअल बनता है, इन्होंने सीधा इंडिविजुअल कर दिया, बट बीच में आपका टिश्यू आता है, ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर इंडिविजुअल बनता है। अब इंडिविजुअल जो है वो इनकी पॉपुलेशन होती है, अगर वो सेम टाइप के हैं और इसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, क्योंकि सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन होती है। कम्युनिटी जहां पे मल्टीपल पॉपुलेशंस है, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और उसको हम समुदाय कहते हैं। जनसंख्या मतलब ह्यूमन जनसंख्या, वैसे समुदाय का मतलब क्या, अलग अलग समुदाय, बट ये पैरोकियल ग्राउंड पे है। पैरोकियल मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो हमने समुदाय बना दिए, बट है एक ही। फिर आता है नेक्स्ट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम यहाँ पे आएगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है ये 2 प्रकार का है, एक है लोटिक, एक है लेंटिंग। मैं आपको कहा था कि ये जो आपकी पीडीएफ है ना, अभी आप पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोटिक लैंडिंग पे ले आया, इसके बाद आपको सीधा ले जाएगा अदर टॉपिक पे, बट मैंने जो आपको कराया वो पूरा का पूरा एक टोटल सीरीज में। सो ये थोड़ा आगे पीछे। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो लोटिक या लेंटिक होता है। अगर पानी मूव कर रहा है तो उसको आप लोटिक कहेंगे, अगर वो स्टैग्नेंट है, एक जगह पे खड़ा है पानी, तो उसको आप लेंटिक कहेंगे। अब ये आपका बायोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, जहाँ पे आपका वायुमंडल, जहाँ पे आपकी मिट्टी, भूमि, और जहाँ पे आपका ये पानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिवर है, साथ में आपका एक कोस्टल एरिया है, साथ साथ में ही आपकी लैंड एरिया है नीचे, दैट इज लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट है, ऊपर आपके बायोस्फीयर मींस जहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में, ह्यूमंस की फॉर्म में, और साथ में पानी इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पॉपुलेशन, जहां पे मेंबर ऑफ सम स्पीसीज व्हिच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो जहां पे सेम स्पीसीज हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 3 चीजों से आपकी जो है प्रभावित होती है। पहला है फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। फर्टिलिटी मींस कितने ज्यादा फर्टाइल है आपके ऑफस्प्रिंग्स, या फिर आपकी जो स्पीसीज है कितने ज्यादा फर्टाइल है। मोर्टेलिटी मींस कितने ज्यादा डेथ रेट है, एंड इमिग्रेशन मींस कितने ज्यादा स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हैं। फिर हमने देखा कि स्पीसीज के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज देयर आर। सो कुछ एक नेटिव है, कुछ एक नॉन नेटिव है। ये मैंने आपको नहीं लिखाया था, मैंने आपको सीधी स्पीसीज लिखाई है। नेटिव स्पीसीज मतलब जो कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देसी प्रजातियां, सिंपल। और नॉन नेटिव का मतलब क्या है, जो बाहर से आई है, डेलिबरेटली लेके आई है, एक्सीडेंटली, या तो आप अपनी इच्छा से लेके आए या फिर एक्सीडेंटली आपकी कंट्री में पहुंच चुकी हैं फ्रॉम अदर ज्योग्राफिकल एरिया या हैबिटेट। जैसे कि चाइना से हम चाय लेके आए, कॉफी लेके आए इथोपिया से, और पोटैटो लेके आए पुर्तगाल से। ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोटैटो, टोमेटो, कैश्यू एंड टबाकू। हाँ, टबाकू भी। नेक्स्ट आपके पास एंडेमिक स्पीसीज, जो कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, दैट आर एशियाटिक लोइन एंडेमिक टू गुजरात, रेड सैंडर्स दैट इज आपका ईस्टर्न घाट, जहां पे मैंने आपको बताया था वही पुष्पा वाला बात। शेषाचलम हिल्स में नेशनल पार्क में आंध्र प्रदेश, रीजन इज फेमस फॉर तिरुपति टेम्पल, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
वाइल्ड ओरिएंट ट्री, मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे पक्षी पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी वाइल्ड लाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, जिसमें हमने नीलगिरी का भी एग्जांपल लिया, जैसे कि नीलगिरी ताहर देखा था आपने लास्ट टाइम, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु। फिर लॉयन टेल्ड मकाओ आएगा, स्पेलिंग गलत है इसमें। नीलकुरिंजी फ्लावर श्रब है, ये एक टाइप से झाड़ी है जो कि ग्रो करती है शोला फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और 12 साल बाद ये ब्लूम करता है, खिलता है। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालयास, ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दैट इज इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिकॉज ये 3 डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है। कौन से 3 है? इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, इसमें उन्होंने लिखा कि ये 3 डिफरेंट टाइप के जो आपके बायोजियोग्राफिकल एरियाज है वहां पे पाया जाता है। एक तो हिमालयाज है, और देखना है इसको बाद में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज निकोबार आइलैंड। इंटेंसिव एलियन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कि यहाँ की है नहीं, और जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं जो कि आपकी देसी जो प्रजाति है उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है। ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करती हैं, और ये फूड चेन में स्टैब्लिश भी नहीं है, मतलब ये फूड चेन का पार्ट नहीं है, बाहर से लाई गई है, पूरी की पूरी फूड चेन को ये प्रभावित करती है। इनको एक्सोटिक स्पीसीज भी कहा जाता है। तो इंडिया में प्रोस्पोसिस, गलत लिखा है यार, प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा, दैट इज गंडा बवाल, एंड दूसरा है कॉमन वाटर हाइसिंथ, सबके एग्जांपल आपने लिखे हैं, लेंटाना कैमरा। सो ये सारी की सारी जितनी भी स्पीसीज है, दीज आर दी एलियन स्पीसीज। वाटर प्लांट, ये भी आपने लिखा था, व्हाई दे आर थ्रेट फॉर द लोकल, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करती है बाहर से आके स्पीसीज। इनका एक जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा फास्ट है, इनको ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो ये बाकी जो नेटिव स्पीसीज है उनके न्यूट्रिएंट को खत्म कर देती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये फूड चेन का पार्ट नहीं है, तो ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, या जितने भी हमारी स्पीसीज है उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट इज सेंटिनल स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिन्हें आप इंडिकेटर स्पीसीज भी कहते हैं, जिस भी एरिया में पाई जाएंगी उससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कोई ना कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन को दर्शाती हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी they are sensitive to the presence or absence of certain environmental conditions. For example, लाइकन्स है, एल्गी है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, एसिड रेन से। ऑल्सो ड्राई डेपोजिशन, एंड अब ये बातें हैं पूरी की पूरी आपकी क्लाइमेटोलॉजी की, कि ड्राई डेपोजिशन क्या होता है, वेट डेपोजिशन क्या होता है, उसे बाद में देखेंगे। अब फ्रॉग्स है, ये इंडिकेट करते हैं कि किसी एरिया में मॉइस्चर कितना ज्यादा अवेलेबल है। बटरफ्लाईज जो हैं, ये भी इंडिकेटर स्पीसीज हैं, उसमें देख रखा है इन्होंने एग्जाम्पल्स। महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी ये। मैं ये दोबारा बार बार नहीं करा रहा हूँ, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर दी स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज जैसे कि यहाँ पे वीज एंड वास्प्स है, तो इनके बारे में लिख रखा है। ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनमें से डिजीजेस को हटाती है। डाइक्लोफेनेक जो है, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर किडनी डिसऑर्डर बनता है वल्चर्स में, और जितने भी आपके डेड कैटल्स हैं उनमें ये पाया जाता है। रेबिस डेथ डिजीज भी इससे बनती है, क्योंकि वल्चर्स जो है ये कई बार डेड बॉडीज खाते हैं, डॉग की, मंकी का एंड कैट का भी। सो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वल्चर्स के लिए। वल्चर्स की बॉडी में एक एंजाइम होता है इंटेस्टाइन में, जो कि जब भी ये किसी भी डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल को खाते हैं तो इनको बीमारी नहीं होती। एंड जब भी ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, किसी वाइल्ड डॉग को खाते हैं, तो ये जो जितने भी सिटी डॉग्स हैं, इनकी जो डिजीजेस है इनकी बॉडी में आ जाती है, मतलब वही फूड चेन में आगे से आगे फैलती जाती है एनर्जी फ्लो के साथ में। बाकी कीस्टोन स्पीसीज ऐसी हैं जो कि नंबर में कम होती है, बट इनका डिस्प्रोपोर्शनली लार्जर इफेक्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको जितने भी प्रेडेटर स्पीसीज थे उनके नाम बताए थे। इन द एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज द एंटायर एनवायरनमेंट में कोलैप्स। अगर ये नहीं प्रेजेंट रहेंगे कीस्टोन स्पीसीज, तो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो कोलैप्स कर सकती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क बेस्ट एग्जांपल है इसका। It helps in maintaining biodiversity, food chain, helps in cross pollination, therefore known as engineers of the ecosystem। तो ये पूरे के पूरे आपकी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखते हैं, फूड चेन को बचा के रखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम इनको कहा जाता है। जितने भी टॉप लेवल प्रेडेटर्स हैं वो आपके एग्जांपल्स हैं कीस्टोन स्पीसीज के, टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, मैंने बताया था क्यों।
Pollinators, butterfly, honeybees, they help in क्या लिखा है kelp forest underwater areas of kelp forest underwater areas of high density kelp plants. This large form algae which grows only in the temperate and polar waters. The kelp forest have very high density, support rich marine animals. केल्प फॉरेस्ट का सिंपल मतलब है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी आपके अंडर वाटर पाए जाते हैं वो पूरे के पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं। केल्प फॉरेस्ट में परेशान मत होना। अब इनमें भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, मरीन एनिमल्स जो है उनके ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। आगे ये ओशन एसिडिफिकेशन साथ साथ में डिजीजेस का कारण बन रहे हैं और जितनी भी आपकी मरीन फूड चेन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। सो जो आपका ये केल्प फॉरेस्ट है दैट इज हाँ लार्ज ब्राउन एल्गी दैट इज आल्सो फाइटोप्लैंक्टन। एल्गी अगर वाटर के नीचे है उसको आपको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो फाइटोप्लैंक्टन्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें इकोटोन में आई थी कि फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको स्मॉल फिशेस खाती है, स्मॉल फिशेस को मीडियम, देन फिर हाई, फिर लार्जर साइज की फिशेस। तो ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। They are good for many countries. Source of nutrients, especially iodine, decreases the spread of waves, also storms, and thus protect the coastal ecosystem. Next है flagship species, और एक umbrella भी था I think. फ्लैगशिप जैसे कि नीलगिरी ताहर जो है ये फ्लैगशिप स्पीसीज है मुगर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु का। ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं या फिर आइकॉनिक स्पीसीज होती है किसी नेशनल पार्क की, मतलब वही सेलिब्रिटी स्पीसीज है ये। बाद में जैसे कि हम देखते हैं कुछ एक नेशनल पार्क का नाम रख देते हैं टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे टाइगर की ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड। कम्युनिटी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी डेफिनेशन आप देख लेना। बायोटिक इंटरेक्शन, यही इसमें प्रॉब्लम है। अब आप इसमें बीच में आना चाहिए था इकोसिस्टम, उसकी डेफिनेशन, फिर बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन। तभी मैं कह रहा था कि पीडीएफ मत मांगो मुझसे, पीडीएफ में परेशान हो जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव यहां से स्टार्ट होगा। फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसे हेल्प करता है, फिर इसमें आपके न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो एंड साथ साथ में इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये टॉपिक आपने सारे किए हैं। मैं ये इंश्योर करता हूं कि इंस्टेड ऑफ 76 पेजेस को हम यहाँ पे करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये आपके पोर्टल के ऊपर। तो वहां से आपको क्या करना है, अपने नोट्स को कंबाइन करना है। कंबाइन इन द सेंस जैसे आपकी वीडियोस चल रही हैं उस हिसाब से आपने टॉपिक्स को यहाँ पे क्रिएट करते जाना है। अब आप लिखिए वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस and various international organizations and conventions to protect biodiversity, तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो कन्वेंशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे किए गए हैं। तो पहले आप जो कन्वेंशन लिखेंगे दैट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप पहले लिखिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी,
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। जैसे आपका स्टेट पीसीएस है, वहां पे पूछ लेंगे कब साइन हुआ था, ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। ओजोन लेयर को बचाना चाहते हैं आप, कुछ एक पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बीच में लिखे थे कुछ एक आइडोसल्फान, है ना, फिर हमने एम्बर बॉक्सेस भी लिखने हैं अभी अलग अलग, कि डिफरेंट टाइप के कलर बैंड दिए होते हैं, कौन सा केमिकल कितना खराब है। सो हमने केमिकल्स के बारे में, एंडोसल्फान के बारे में, डीडीटी के बारे में लिखा था। अभी कुछ एक कन्वेंशन हैं, अब ये कन्वेंशन कब साइन कब हुए, काम करना कब से शुरू किया। कई बार पूछ लेते हैं कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड ऑन, तो उसमें साइन कब किया गया वो पूछ रहा है, या फिर केम इनटू इफेक्ट कब से काम करना शुरू किया, वो डेट्स को थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि स्टेट पीसीएस के पास ना वो आजकल मैंने देखा है कुछ बचता नहीं है तो एंड में ऐसे से पेचीदा सवाल डालते हैं, है ना, कि डेट में आपको घुमा देंगे। तो आपने याद किया होगा कि कब से काम करना शुरू किया और क्वेश्चन पूछा होगा कब साइन हुआ, तो जब साइन हुआ उसके 1-2 साल बाद ही वो केम इनटू इफेक्ट आता है। इसमें लिखिए इट इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन या फिर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। मल्टीलेटरल ट्रीटी मींस मल्टीपल कंट्रीज के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई है। मल्टीलेटरल ट्रीटी, इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, it was opened for signature, it was opened for signature, open for signature on 5th June 1992, on 5th June 1992 it was opened for signature on 5th June 1992 in Rio de Janeiro, एक लोकेशन है इन रियो दे जेनेरियो, रियो दे जेनेरियो। स्पेलिंग ठीक है इसकी, JANEIRO आएगा, एक मिनट पहले ठीक लिखा था, रियो दे जेनेरियो, which is also known as Earth Summit, which is also known as Earth Summit, Earth Summit, Earth Summit. It entered into force, it entered into force, कई जगह लिखा था came into being, ये भी ब्रैकेट में लिख लो, came into being। दोनों का मतलब ये कि किसने काम करना शुरू कब किया। So it entered into force on, sorry, not on, in the year 1993, in the year 1993 it entered into force or came into being in the year 1993। वैसे ट्रिकी होता है ये, मैं आपको ये ट्रिक नहीं दूंगा कि जब 1 साल पहले अगर कोई चीज साइन हुए तो अगले साल ही काम करना शुरू कर देगी, बट कई बार क्या होता है कि जनवरी में साइन हुआ और दिसंबर में काम करना शुरू किया, सो रिस्की भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1991 में कोई चीज साइन हुई और 93 में काम करना शुरू कर देगी, तो ये ट्रिक मत अप्लाई करना, इसको याद करके जाना। नेक्स्ट लिखिए सिग्नेटरी कंट्रीज, टोटल सिग्नेटरी कंट्रीज, टोटल सिग्नेटरी कंट्रीज 168, total signatory countries 168। पार्टीज, टोटल पार्टीज कितनी है इसमें इन्वॉल्व, और डिफरेंट टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स, वो है 196। टोटल पार्टीज विच आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, दैट इज 196। आगे लिखिए इट इज लीगली बाइंडिंग, it is legally binding,
कानूनन रूप से ये सबके ऊपर लागू होता है। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है? इट इज मतलब these countries are bound to follow the rules and regulations of biodiversity convention. So legally binding, it is legally binding. Full stop. हाँ जी, इट इज लीगली बाउंडिंग ऑन दीज सिग्नेटरी कंट्रीज। जितने भी आपकी कंट्रीज है ना, उनको इसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसका सिग्नेचर किया उन्होंने, इसको उन्होंने एक टाइप से रिकॉग्नाइज किया है कि हम इसका पार्ट हैं। ऑल्सो जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टीज हैं, जितने भी आपके एनजीओज हैं जो इसके पार्ट हैं, उनको भी लीगली इसको मानना पड़ेगा। मतलब कानून रूप से वो इसके दायरे के अंदर आते हैं। दे कम्स अंडर दी लीगल प्रोविजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। सो इनको ये मानने ही होंगे, अदरवाइज रिमूव कर देंगे ये वहां से, फिर उनको फंड नहीं मिलेगा उतना। नेक्स्ट लिखिए, द थ्री मेन गोल्स ऑफ दिस कन्वेंशन, द थ्री मेन गोल्स ऑफ दिस कन्वेंशन आर, द थ्री मेन गोल्स ऑफ दिस कन्वेंशन आर, पहला लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द थ्री मेन गोल्स, दैट इज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड, सस्टेनेबल यूज ऑफ components of biodiversity, sustainable use of components of biodiversity, sustainable use of components of biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, उनको आपने सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, सो दैट अभी भी यूज कर पाए आप और अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी आप उसको संभाल के रखें। थर्ड, फेयर एंड FAIR, फेयर एंड इक्विटेबल, फेयर एंड इक्विटेबल, फेयर एंड इक्विटेबल sharing of benefits, sharing of benefits, fair and equitable sharing of benefits arising from utilization of biodiversity, arising from utilization of बायोडाइवर्सिटी। सो आपने जो भी आपकी जैव विविधता है या फिर जैसे बायोडाइवर्सिटी आप कहते हैं, उसको आपने कंजर्व करना है, उसका सस्टेनेबल यूज करना है। एंड लास्ट में क्या है, अगर आप जितने भी बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, उसको अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब आप इसे डेली यूज में यूज कर रहे हैं, तो आपको उसका फेयर एंड इक्विटेबल एक शेयर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ एक कंट्री जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ज्यादा अपना मोनोपोली बना रहे हैं, डोमिनेंस बना रहे हैं, कुछ एक कंट्री जो है इससे दूर है। तो सबको एक बराबर इसमें जो है फंड भी मिलना चाहिए और उनको इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज को आपने कह दिया कि इसको मानो, और कुछ कंट्री जो है उसके ऑपोजिट चल रही है, तो ये फेयर एंड इक्विटेबल आपका शेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए ये तीन इनके मेन एजेंडाज हैं। अब मुझे आप एक बार बताइए कि आपका एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है, हो चुका था, सोचो, याद करो, लिखा था। रामसर कन्वेंशन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हो गया था। मॉन्ट्रियल हो गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उस पर देखो ना, नोट्स देखो, नोट्स कंगाल के देखो एक बार, मुझे भी इतना याद नहीं है क्योंकि बीच में कुछ हो चुके थे। एक ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, वो भी मैंने आपको लिखवाई है, आई थिंक। बेसल कन्वेंशन भी हो चुका है, अरे आपको याद नहीं, मुझे याद है। एक था आपका रामसर कन्वेंशन, ये ऑलरेडी हो चुका है जब हमने वेटलैंड्स किए थे, है ना, तो इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन भी हो चुका है।
स्टॉकहोम देखना, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम भी हो गया है। जो चीजें हो चुकी है फिर उनको बार बार लिखवाना ठीक नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होएगा इसमें। एक था ब्रटलैंड रिपोर्ट है, देखना इसको अपने नोट्स में देखो, नहीं हुई है, अब मुझे देखने दो इसमें ब्रटलैंड रिपोर्ट। अरे हो गया ये ब्रटलैंड रिपोर्ट हुआ है, इस तरह मुझे याद है। उसमें मैंने आपको सिंपल लिखाया था कि हमें अभी की जितने भी कैरिंग कैपेसिटी वाले आसपास देखो, इसको कैरिंग कैपेसिटी टॉपिक के आसपास था ब्रटलैंड रिपोर्ट, जहां पे मैंने आपको लिखाया था कि वी हैव टू यूज रिसोर्सेज व्हाइल कीपिंग इन द माइंड कि नेक्स्ट जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज मिल पाए। लिखा है ये आपने, ये ब्रटलैंड रिपोर्ट। ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हो गया है, अभी कराया ना ये। नेक्स्ट है क्योटो नहीं हुआ है, रोटरडैम नहीं हुआ है। रोटरडैम हुआ है? वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे बीच में हो चुके हैं जो, हाँ वो मैको भी हो गया। इनको लिखते जाओ अभी साथ साथ में, जब मैं आपको लिखा रहा हूँ कन्वेंशन तो आप इनको लिख लो कि ऑलरेडी कवर्ड है ना, बाद में आप बोलेंगे कि नहीं लिखवाए थे ये। सो रामसर, बेसल, स्टॉकहोम, ब्रटलैंड एंड रोटरडम, एंड नेक्स्ट है बोमैको। हो गया था ये, बोमैको भी हो गया था। ए आगे इधर बी के बाद ये तो देखा ना ऐसे, बोमैको कन्वेंशन। रुको अभी मेरे को देखने दो, इसमें लिस्ट है मेरे पास पूरी। रोटरडैम हो चुका है, कार्टिजिना नहीं हुआ है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो चुका है जहां पे हम कह रहे थे जितने भी आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको। नागोया नहीं हुआ है, मीनामाटा कन्वेंशन हो चुका है मरकरी के ऊपर, तो प्लीज उसको भी लिखिए, मीनामाटा कन्वेंशन ऑलरेडी कवर्ड। फिर तो काम ही बहुत इजी हो गया, थोड़े ही बच गए फिर तो, कन्वेंशंस तो बहुत कम रह गए, 1 2 3 और 4 7। यूएन ट्रिपल सी ये नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस। ओके 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 ओके, और कौन सी लिस्ट है? फिर मेरे को लगता है कि आपके इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशन है उसमें से 7 हो चुके हैं, आई थिंक 5 और करने पड़ेंगे, एंड देन फिर नेशनल जितने भी कन्वेंशन है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, ये सब बाद में करते हैं फिर इनको भी। रियो के बारे में लिखा है, रियो नहीं लिखा है। कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सीओपी आती है इसकी, सीओपी मैंने आपको करवाई थी उस दिन करंट अफेयर के। फिर आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी आपके नेशनल ही हैं, मतलब नेशनल रह गए आपके, है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलो फिर अब आपके थोड़े ही रह चुके हैं ऑनलाइन, सॉरी जो पुराने हैं, तो अब लिखिए आप, एक प्रोटोकॉल है दैट इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल, वहां से शुरुआत करते हैं। ये आपके हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुरानी क्लासेस आप देखेंगे तो ये कन्वेंशंस कवर हो चुके हैं। बीच बीच में जहाँ पे कुछ एक केमिकल्स की बात आई, कुछ एक चीजों की बात आई, तो वहां पे ये मैंने लिखा दिए थे आपको। पिक्चर लेने के लिए टाइम ही नहीं दे रहा मैं इनको, पिक्चर ले लो आप, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लिया जाता। नेक्स्ट आप लिखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ब्रैकेट में लिखिए 2000, मतलब ईयर 2000, सन 2000। इसको लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज
biosafety protocol. It is also known as biosafety protocol. So it is also known as biosafety protocol, adopted in the year 2000, only 2000, और कुछ नहीं है. Adopted in the year 2000. अब देखिए वही जो मैंने आपको बताया, ट्रिक नहीं यूज करना कहीं पे भी. Came into force 2003, 3 साल बाद एक्चुअल में ये ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया इसने. सो अडॉप्टेड इन द ईयर 2000 एंड केम इनटू फोर्स इन द ईयर, या फिर केम इनटू फोर्स इन 2003. तो 2003 से एक्टिवेट हुआ ये. अब इसमें लिखिए आप बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल. बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल seeks is SEEKS. The biosafety protocol seeks to protect biological diversity from potential risks. Biological diversity from potential risk posed by POSED. Potential risk posed by POSED, posed by living modified organisms. Posed by living modified organisms. कौन से होते हैं ये? पढ़ा आपने बायोटेक में, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वही जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना. लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि जो आपकी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल जो आपकी वेजिटेशन है, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि उसको सेफ रखा जाए. जो आपका बायोसेफ्टी, या जिसे कहते हैं आप एक टाइप से जितनी भी आपकी नेचुरल वेजिटेशन है उसको बचा के रखना चाहते हैं. सो दैट जो भी आप नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, नए सीड लेके आ रहे हैं, जितने भी आप नए हाइब्रिड प्लांट्स लेके आ रहे हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेके आ रहे हैं, ये आपकी जो पहले से नेचुरल वेजिटेशन है उसका या तो न्यूट्रिएंट लेवल खत्म कर देंगे, या फूड चेन में उसको खत्म कर देंगे, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. कुछ समय बाद वो वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि जितने भी ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से आपके प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, इनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. सो ये ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, नॉट ओनली ऑन दी नेचुरल वेजिटेशन, बट आपकी जो खुद की फूड चेन है. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप नॉर्मल चावल खा रहे हैं, फिर आप खा रहे हैं गोल्डन राइस, है ना. सो आपका जो मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन जनरेशन टू जनरेशन आप अडेप्ट कर जाते हैं चीजें. फिर आपको जो देसी चावल है ना वो पसंद नहीं आएगा, टुकड़ा पर क्या बोलते हैं, परमल या फिर बासमती, आपको पसंद नहीं आएगा. फिर आप खाएंगे विटामिन ए से एनरिच्ड गोल्डन राइस. क्यों? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा है. सो ये आने वाले टाइम में आपकी जो जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशन है दैट इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी. मैंने आपको एक बार बताया था एग्जाम्पल कि अगर आप बाहर के किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके बायोसेफ्टी रूल्स बहुत ज्यादा है. यहाँ से आप कोई सीड लेके जाएंगे, आपको वहीं पे वो फाइन डाल देंगे, $1,000 $2,000, या फिर वापस भेज देंगे. आजकल तो वैसे भी ट्रेंड में है ना, वापस भेज दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको हरभजन सिंह का एग्जाम्पल दिया था. उनके शूज के साथ मिट्टी लगी हुई थी और मिट्टी के साथ में कुछ एक ग्रासेस थी. तो उन्होंने उनको कहा कि आप शूज साफ करके क्यों नहीं लाए. उनके ऊपर $200 का उन्होंने फाइन डाल दिया एयरपोर्ट पे. तो ऐसा भी होता है, वीडियोस हैं बहुत जगह पे. तो कुछ कंट्रीज बायो सेफ्टी को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, स्पेशली अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा है. सो नेक्स्ट लिखिए इसमें आप मेनली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, mainly
genetically modified organisms, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में GMO, mainly genetically modified organisms are regulated under this protocol, are regulated under this protocol. अरे वो तो आपका फूड आइटम्स भी निकाल के देखते हैं, है ना। एक बार कोई रिश्तेदारी में लेके गए बढ़िया, है ना, समझ में नहीं आया कहना क्या है इसको कहते ये है पल्सिस से बनाया हुआ। कहते क्या है ये, उनको लग रहा कि वो कुछ अलग ही चीज है, उनको लग रहा था कि भांग के पकौड़े टाइप है कुछ, उनको समझ में ना आया। कहते फेंक दो। कहते फेंकनी भी नहीं है, फाइन पड़ेगा। फिर वो फोन करा, उन्होंने किसी से पूछा, फिर वहां पे जो सिक्योरिटी में थे बंदे, अब इंडियन ना मिले कोई, फिर इंडियन किसी को बुलाया, उसने बोला दीज आर लाइक सोया चंक्स, और ये दाल से बनती है, सोया की नहीं है। वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि उसमें दाल अजीब सी डाल रखी है, वो ब्लैक दिख रही है उनको, तो इसलिए वो फूड आइटम नहीं छोड़ते। ये तो पौधे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत देखता हूँ, बायो सेफ्टी का एक है चैनल, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एक वाइस मीडिया ना, वाइस मीडिया, वाइस एशिया, इसमें आते हैं, या फिर DW चैनल देखना कभी, ये रशिया का है, वैसे इंडिया में भी चलता है DW। हाँ जी, जर्मनी का है, हाँ, तो DW पे भी आते हैं। तो उसमें दिखा रहे थे एक बार, एक सरदार जी थे, अब उनको होगा कि वहां पे जाके सरसों उगाएंगे, तो सीड्स ले गए, वो सरों ले गए, कहते एक ही है, कहते सरों, और ये कह रहा मास्टर्ड सीड्स मत, कहता आपको किसी ने बोला कि अलाउड है या नहीं है, लिख के दिया ना उन्होंने, आपको हर एक चीज मेंशन करनी पड़ती है कि मैं ये कैरी कर रहा हूँ। वो कहते इसमें है ही नहीं है, अब इसके ऊपर फाइन पड़ेगा। वो कहता वापस भेज दो, मैं नहीं देता फाइन। सो ऐसी चीजें होती है। हमें लगता है कि नॉर्मल सी बात है, बट बाहर बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का आप कुछ भी डॉग, कोई रैबिट नहीं लेके जा सकते, वहां पे जाके वो तबाही मचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, सॉरी एक रैबिट है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसने पूरी की पूरी जो आपकी उसका वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया, इतना ज्यादा उसका ग्रोथ हुआ, मरीनो तो शीप है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, ऑस्ट्रेलिया में था, और रैबिट जो था बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया उसने। ऑस्ट्रेलिया में फूड इनसिक्योरिटी होगी बिकॉज ऑफ दैट रैबिट, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और उन्होंने पूरे के पूरे वहां पे वीट को खत्म कर दिया। अब आप इसको देखना घर जाके, पुरानी न्यूज है, बट सिंपल सा मीनिंग ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स, प्लांट वेराइटी है चाहे एनिमल वेराइटी है, ये बहुत मास स्केल पे आपकी जो फूड चेन है, बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। सो ज्यादातर GM ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही ये रेगुलेशन करते हैं। आगे लिखिए, इट एस्टैब्लिशेस AIA कैपिटल में, इट एस्टैब्लिशेस AIA ब्रैकेट में लिखिए, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। इट एस्टैब्लिश एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट, advanced informed agreement, so that countries can make informed decisions, before agreeing to import such organisms, before agreeing to import import such organisms। तो कह रहे हैं कि वही बात, अगर आप कुछ चीज को कैरी कर रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको एक एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये चीजें हम कैरी कर रहे हैं, अदरवाइज फाइन पड़ता है, हैवी फाइन। आगे लिखिए, ऑल्सो देयर शुड बी बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउसेस, देयर शुड बी बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउसेस, बायोसेफ्टी क्लियरिंग
houses, BCH, biosafety clearing houses, to facilitate the exchange of information, to facilitate the exchange of information about living modified organisms, about living modified organisms. तो कह रहे हैं कि जितने भी आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेके जा रहे हैं उसके लिए बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे इन्होंने बना रखा होगा अपना खुद का एक काउंटर, वहां पे बोलेंगे कि क्या क्या चीजें लाइए. अब क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, अगर किसी भी चीज को डिटेक्ट करता है तो उसको पहले पर्सन को डिटेन करेंगे, उसके सामान को डिटेन करेंगे, देन इसको फिर ये अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट. इसको ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि किसी के हाथ लगे ही ना. सो उसको एक टाइप से समझ लीजिए कि छापा मारने वाला काम ही नहीं का ही है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी नहीं का ही है. नेक्स्ट ये हमने लिख ही लिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को उसके प्रोटोकॉल के अंडर आते हैं. लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी इसी प्रोटोकॉल के अंडर आते हैं. आगे लिखिए, इन द ईयर 2010 three things happened. In the year 2010, three things happened. Three things happened. Three things happened. First is Nagoya Protocol. NAGOYA. Nagoya Protocol. नागोया प्रोटोकॉल. दूसरा है आईची टारगेट, AICHI टारगेट. थर्ड वही जो आपने किया था अभी, लिख लो इसे भी, UN डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. UN डेकेड दैट इज 2010 से लेके 2020 तक, UN डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो उन्होंने 10 साल के लिए अपना एक प्रोग्राम बनाया कि 10 साल तक हम कौन कौन सी चीजों का सुधार करेंगे. तो कार्टेजिना के बाद ही ये चीजें हुई. आईसी टारगेट 2010 से. तो सबसे पहले आपके पास आता है नागोया प्रोटोकॉल. तो इसके बारे में यहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10. उसमें इन्होंने कुछ एक रिसोर्सेज जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो आपका बेनिफिट्स हैं, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दोनों इक्विटेबल एंड फेयर तरीके से यूज होने चाहिए. तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही बात की. तो आप इसको लिखना शुरू करिए. नारोबी डिक्लेरेशन हुआ था, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी नहीं हुआ है. साइट्स तो नहीं हुआ है ना, साइट्स. अरे बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई अभी. मॉन्ट्रियल वियना नहीं हुआ है और बेसल हो गया है. नगोया में लिखिए, इट वॉज एडॉप्टेड आफ्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. It was adopted after Conference of Party 10, that is COP 10. It was adopted after the Conference of
parties, conference of parties. 10, that is COP10. COP10. It deals with the access to. It deals with the access to. एक मिनट, सब कुछ मिक्स हो गया है. नागोया, COP10. It deals with the access to genetic resources. It deals with the access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits. Fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. Fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity. Utilization to the Convention on Biological Diversity. Simple. आगे लिखिए. It is an supplementary convention. Supplementary convention to the Convention on Biological Diversity. तो जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मैंने सबसे पहला कन्वेंशन कराया, उसी का ये सप्लीमेंट्री पार्ट है, मतलब छोटा सा पार्ट है उसका. बट इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका सबको इक्वल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सब इससे बेनिफिट्स ले सके, सब इसको यूटिलाइज कर सके. तो उसके ऊपर ये काम कर रहा है. आगे लिखिए. This strategic plan consists of 20 new. This strategic plan consists of 20 new biodiversity targets. 20 new biodiversity targets termed as Aichi biodiversity targets. आगे लिखिए. It involves prior informed consent. It involves prior informed consent. It involves prior informed consent, जिसको बोलते हैं PIC, prior informed consent, PIC, which is required before assessing या accessing, सिंपल लिखिए, before accessing. It is required before accessing
anything that contains, before accessing, anything that contains DNA, anything that contains DNA, ब्रैकेट में लिखिए लिविंग और डेड, लिविंग और डेड। सिंपली कह रहे हैं कि जो आपका आपने ऊपर लिखा कि जो नागोया प्रोटोकॉल है, ये COP10 के दौरान इसको हमने प्रोटोकॉल को एक टाइप से इट केम इनटू बीइंग इन दी COP10, जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल का है, प्लांट का है, डेड है या फिर लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसका रिसोर्स सबको मिलना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं ह्यूमन जीन बैंक, जहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल, आपके पास वहां पे जीन्स बैंक बना रखा है, जहां पे जेनेटिक मटेरियल जितना भी है हर एक स्पीसीज का वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इन्होंने नया पोर्टल भी बना रखा है, मैंने आपको साइंस टेक में करवाया था कि एक पोर्टल है, उसमें भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो होमो सेपियंस का भी आपको वहां पे डीएनए स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी जो आपके पास ह्यूमंस है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जितने भी आपके जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, मतलब जीन्स हैं या फिर डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबको एक टाइप से एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि सभी फेयर एंड इक्विटेबल यूज कर सके, फॉर एग्जाम्पल स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए। सो ये कह रहे हैं कि एक टाइप से ये सप्लीमेंट्री कन्वेंशन भी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ऑल्सो इन्होंने कहा कि इसमें कुछ एक 20 टारगेट रखे गए हैं, उनका नाम रखा है इन्होंने आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आगे कह रहे हैं कि इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो इसमें कंपोनेंट है। फर्स्ट है आपके पास प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो आपको एक PIC चाहिए होता है। जब भी आप किसी भी जेनेटिक रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास PIC होना चाहिए, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ताकि अगर किसी भी लिविंग या डेड एनिमल का या किसी भी स्पीसीज का अगर आपको डीएनए चाहिए, तो उसके लिए आपको एक कंसेंट देना पड़ेगा, कंसेंट फॉर्म की तरह, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट लिखिए दूसरा जो पार्ट है इसका, दैट इज म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स, म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स। तो कुछ एक टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। इसको मैट कहते हैं, MAT। अगर आप आपको अगर जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करना, तो पहला आपके चाहिए PIC, दूसरा चाहिए म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो आपको किसी जेनेटिक रिसोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति जो उसको लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। कुछ एक टर्म्स या कंडीशंस है, उनको आपको मतलब यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। तो उसमें लिखिए इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स, इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स। तो अगर कोई प्रोवाइडर है, दूसरा कोई यूजर है, तो दोनों के बीच में ये दोनों कंसेंट फॉर्म्स होने चाहिए। पहला तो आपने कंसेंट ले लिया कि हमें लिविंग या डेड कोई भी अगर रिसोर्स है, जेनेटिक रिसोर्स है, तो उसके लिए आपको कंसेंट फॉर्म चाहिए। दूसरा म्यूचुअल एग्रीड टर्म, जिसका सिंपल मीनिंग है कि आपको कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए वो एक्सेस करने के लिए देंगे, उससे ज्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप लंबे समय के लिए नहीं ले सकते, आपको रिन्यू करना पड़ेगा या फिर उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। बस सिंपल सा मीनिंग क्या है कि कुछ एक टर्म कंडीशन है जिनको आपको मानना पड़ेगा। अब आपने लिखा कि कुछ एक टारगेट्स रखे गए, तो नेक्स्ट हेडिंग यही है, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तुमने नागोया प्रोटोकॉल में कहा कि कुछ हमने टारगेट रखे हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उन्हीं का नाम हमने दिया आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। अब उन टारगेट्स में हमने देखना कि कौन कौन से मेन टारगेट्स हैं। तो पॉइंट नंबर ए, हर जगह 1 2 3 4 मत लिखो, ट्राई करो ABCD भी लिखना।
है ना, या फिर सीधा न्यूमेरिक। एक तो आप रोमन ज्यादा यूज कर रहे हैं, मेरी आदत है रोमन की, तो मैं मेरे हिसाब से आप भी वही यूज कर रहे हैं। आप ABCD भी लिख सकते हैं, बस एरो टारगेट ये सब गोले गोले नहीं लगाने, है ना। सिंपल ABC ऐसे करके लिखिए, या फिर आप कैपिटल A भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने अगर स्मॉल में लिखा तो। इसमें लिखिए, पहला हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। सो पहले लिखिए, टू आइडेंटिफाई causes for loss of biodiversity, कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज। तो ये पहला टारगेट है। दूसरा, reduce direct pressure and sustainable use of resources। reduce direct pressure and sustainable use of resources। तो ये कह रहे हैं कि टारगेट्स ऐसे रखे गए हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ये एक ही बात चलती रहती है, हमने एक प्रेशर क्रिएट कर रखा है ना। सो सस्टेनेबल यूज की बात ये है कि आप, ऐसा नहीं है सस्टेनेबल यूज का मीनिंग कि आप बिल्कुल ही बायोडाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जहां पे फर्नीचर चाहिए वहां पे आपको पेड़ काटना पड़ेगा, बट उसके साथ कंडीशन क्या रखनी चाहिए कि आपको उसी के अमाउंट में 3 ट्रीज और प्लांट करने हैं, और उनका ध्यान भी रखना है, यानी कि एक दिन लगा दिया, पिक्चर ली और छोड़ दिया, नेक्स्ट डे वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर बना रखा है, सस्टेनेबल यूज की बात करते हैं। सस्टेनेबल यूज से बेटर शब्द जो है दैट इज ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम मतलब जिससे कम से कम आप यूज करें। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वुडन ब्लॉक चाहिए और आपने 4 पेड़ काट दिए, आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप यूज करिए। सस्टेनेबल यूज का जो ये प्रेशर है उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो स्टेटस है, जो दर्जा है, उसको ठीक करना है। फोर्थ है बेनिफिट फॉर ऑल। ऐसा नहीं है, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास अगर इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है तो सारे के सारे रिसोर्सेज को वही यूज करें। डेवलपिंग कंट्री सिर्फ इनको रॉ मटेरियल नहीं देती रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेनिफिट सबका होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। टाइम हो गया, सच्ची बताओ। 10:30 बजे आया मैं, 12:30 कंटिन्यू। नहीं, पर मैंने चेंज कर दिया शेड्यूल। मैं कहता रहा हूँ, अरे अभी तो कुछ भी टाइम नहीं, 1.5 घंटा हुआ है। मैं लेट आया हूँ ना, 10:30 बजे आया हूँ मैं, तो मैं 12:30 ही छोड़ूंगा। 10 बजे नहीं आया मैं 10:30 बजे स्टार्ट की थी क्लास। यहाँ पे मेरे पास टाइम है 1:31 हुए अभी, लगभग मुझे 2 घंटे चाहिए। आगे चलिए, बेनिफिट फॉर ऑल। हाँ, पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो लोगों का पार्टिसिपेशन है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उस भागीदारी को बढ़ाएं। जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उनको आप बढ़ाएं ताकि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंजर्व की जा सके और उसके ऊपर काम किया जा सके। एक पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लेट मी चेक, टोटल 20 है क्या? बस इतने ही थे, 5 ही हुए।
अब आपने एक लिखा था स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2010 से 20 ऊपर था, ऊपर ये यूएन डेकेड दैट इज ऑन बायोडाइवर्सिटी 2010 से 20 तक। लिखिए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, हेडिंग डालिए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो एक रणनीतिक प्लान बनाया गया था, योजना बनाई गई थी, रणनीति बनाई गई थी जैव विविधता को बचाने के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो उसी स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में हम बात करें कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी रणनीति है जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकते हैं। ये एक डेकेडल प्लान था, मतलब 10 साल के लिए इसको चलाया गया था। So again, it was adopted in COP10. It was adopted in COP10. जब 2 घंटे होते हैं ना, मेरे को खुद पता लग जाता है, फिर मेरी लातें थकना शुरू हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटी उतनी है, मेरे को फील हो जाता है। अब आधा मतलब 1.5 घंटा हो चुका है और थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि अब टाइम आ चुका है, वो वक्त आ चुका है ना। जब 2 घंटे होंगे ना, उस 2 घंटे जब बहुत नजदीक होते हैं, जैसे मान लो 2 घंटे होने में 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, तब लाते खुद जवाब दे देते कि बस अब चलो यहाँ से, तो मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा आपको। Adopted in COP10, vision is for living in harmony with nature। तो सिंपल लिखिए विजन, ऐसे लिखिए लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ। हाँ जी, एक शब्द नहीं आ रहा, छोड़िए, हार्मनी के साथ रहना है ना, पारिवारिक रखना है संबंध, है ना, फैमिलियर रिलेशंस रखने हैं, प्रकृति को अपना, हाँ, तालमेल। सो आपने नेचर के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बना के रखना, क्योंकि इट इज लिविंग, है ना। अगर आप इसको खत्म करते हैं तो मतलब आप किसी नेचर की किसी भी फिनोमेना की डेथ कर रहे हैं। सो आपको इसके साथ हार्मनी के साथ रहना है। By 2050, 2050, by 2050, by 2050, biodiversity is valued. Biodiversity is valued, conserved. By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored, and wisely used, which is essential for all people, which is essential for all people। तो कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है 2050 तक आपको इसके मूल्य को समझना है, इसकी वैल्यू को समझना है, इसको कंजर्व रखना है, इसका संरक्षण करना है, इसको रिस्टोर करना है, दोबारा से इसको रीगेन करना है, एंड वाइजली इसे यूज करना है, बुद्धिमत्ता से इसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि बस आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सो ये 2050 तक का टारगेट था। आगे मैं नहीं लिखाऊंगा आपको, पहले मैंने कहा है कि जितने भी कॉजेज हैं उनको आप अंडरलाइन करिए, वो मैंने आपको लिखा दिया है। दूसरा कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट प्रेशर है उसको कम करना है, सस्टेनेबल यूज का। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का जो स्टेटस है उसको थोड़ा इंप्रूव करना है। चौथा, जितने भी बेनिफिट्स है सबको बराबर मिलने चाहिए। एंड लास्ट है कि आपको जो ये प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, अच्छे से करनी है। अब आता है नेक्स्ट आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
टाइम हुआ क्या है, 12:05 हुए हैं ना, 25 मिनट है। अब लिखिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड international trade of endangered species of flora and fauna. Endangered species of flora and fauna. Flora and fauna. इसको लिखेंगे आप UNCITES, UN साइट्स। सो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक कन्वेंशन है, संयुक्त राष्ट्र का एक ये सम्मेलन है, या एक कह सकते हैं आप शिखर सम्मेलन है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब खतरे से संभावित जितने भी आपके प्रजातियां हैं, उनका आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे वो फ्लोरा है चाहे फाउना है। तो चाहे वो वनस्पति है चाहे वो जीव जंतु हैं, उनका आप इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते इफ दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक मिनट, हाँ लिख लो वैसे इसको। कैटेगरीज इसकी करेंगे बाद में कि एंडेंजर्ड क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, वो मैं अब आपको बाद में कराता हूं। पहले आप कन्वेंशन करिए। इसमें लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो इसे वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है, वॉशिंगटन कन्वेंशन। इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। मल्टीलेटरल ट्रीटी मीन्स मल्टीपल कंट्रीज ने इसको साइन किया है, इसको अडॉप्ट किया है। इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, हिंदी में बहुपक्षीय संधि, संधि कहते हैं इसको। सो वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं इसे। ये इंटरनेशनल एक बॉडी है जहां पे मल्टीलेटरल कंट्रीज, मतलब मल्टीपल कंट्रीज ने इसको ट्रीटी के थ्रू माना है। आगे लिखिए पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरली या वॉलंटरी। पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी, ऐसा नहीं है कि सब किसी को ये पार्टिसिपेशन। ओहो, अब टाइम हो चुका है ब्रेक का। पार्टिसिपेशन की स्पेलिंग भूल रहा हूं मैं, PATION होगा। पार्टिसिपेशन, अब पानी पीना पड़ेगा। इसमें लिखिए पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी एंड, मतलब इच्छा से आप इसके मेंबर बन सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तभी, नहीं तो जरूरी नहीं है। इट इज लीगली बाउंडिंग। इट इज लीगली बाउंडिंग। It is legally binding on all the parties, जितने भी पार्टीज इसका मेंबर है, चाहे वो एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, या कंट्री है, they have to legally follow the rules and regulations of this convention. आगे इसमें लिखिए but it does not take place the national laws. But it does not take place the national laws. National laws. For example, किसी कंट्री का खुद का कोई लॉ है रिलेटेड टू एनी एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उसको ये रिमूव नहीं करता है, वो भी वहां पे लागू रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर दो कानून दोनों आपस में यहाँ पे क्लैश करते हैं,
तो जो नेशनल लॉ होगा वही फॉलो होगा, राइट। अगर कोई कंट्री कहती है कि दीज स्पीसीज आर नॉट एंडेंजर्ड इन आवर कंट्री और वो कुछ एक कंट्रीज में एंडेंजर्ड है, तो कहेंगे कि एंडेंजर्ड नहीं, हम नहीं रखते इसको एंडेंजर्ड में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो स्पीसीज सेफली वहां पे अवेलेबल है और बल्क अमाउंट में अवेलेबल है। सो दैट इज बाय नेशनल लॉ यहाँ पे फॉलो होगा अगर कभी भी क्लैश होता तो। नेक्स्ट, इट वॉज ओपन फॉर साइन, इट वॉज ओपन फॉर साइन, ओपन फॉर साइन in the year 1973. It was opened for sign in the year 1973. अभी आपके जो कन्वेंशन है ना वो थोड़ा आगे पीछे हो चुके हैं। मैं आपको 1971 से लेकर 2015 और आपका जो 17 में इंटरनेशनल सोलर लाइन है वहां तक लेके जाऊंगा, उसका मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दूंगा कि 1971 से आपका वो रामसर कन्वेंशन से शुरू करेंगे एंड देन हम एंड करेंगे 2017 तक। और जो रिसेंट आपके करंट अफेयर में जितनी भी सीओपीस हुई हैं अभी रिसेंट, उसको भी वो मैंने लिखवाया भी था आपको बीच में। और लास्ट हमारा जो काम होगा दैट इज फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आती है। सो इट वाज साइन फॉर ओपन फॉर साइन इन 1973। अब लिखिए इसका पर्पस, गोल, तो इसमें लिखिए पर्पस, या फिर गोल या फिर एम या फिर एम्बिशन, एनीथिंग। उसका गोल क्या है, पर्पस क्या है या फिर लक्ष्य क्या है, इसमें लिखिए इट एम्स टू एंश्योर दैट, सॉरी, इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल, इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन specimens of wild, international trade in specimens of wild animals and plants, international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species, does not threaten the survival of the species present in the wildlife, and it accords ACCORDS, and it accords multiple degrees of protection, and it accords multiple degrees of protection to more than 35,000 species of animals and plants, 35,000 species of animals and plants। तो सिंपल कह रहे हैं कि हमें इस यूएन साइट जो आपका एक कह सकते हैं कन्वेंशन है, इसमें ये चाहते हैं कि जितने भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, चाहे वो कोई भी एनिमल या प्लांट का स्पेसिमेन हो, मतलब किसी भी एनिमल या प्लांट का आप एक टाइप से सैंपल ले सकते हैं, उसको आपने ट्रेड के समय बचाना है ताकि उसका जो सर्वाइवल है उन स्पीसीज का, जब वो वाइल्ड लाइफ में रह रहे हैं बाहर आके उनका जो स्पीसीज को, फॉर एग्जांपल आपने टाइगर को उठाया और कहीं पे आप अपनी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, घर पे आप उसको पालना शुरू कर दे रहे हैं, बट उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो उसको एक खुला एरिया चाहिए, वैसा वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी स्पीसीज के या फिर उसकी फूड चेन को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑल्सो हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइप की इनको जो प्रोटेक्शन दी जाए, लगभग 35,000 से ज्यादा जो आपकी यहाँ पे स्पीसीज है उनको इसी यूएन साइट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अभी इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, इट क्लासिफाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू, it classifies plants and animals, it classifies
plants and animals according to three categories. It classifies plants and animals into three categories, or three categories or appendices कई जगह पे अपेंडिक्स लिखा होता है. थ्री कैटेगरीज और अपेंडिसेस और अपेंडिक्स. तो इन्होंने डिफरेंट टाइप की आपके पास स्पीसीज है, डिपेंडिंग अपॉन उनमें कितना ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, या फिर अपेंडिक्स में या फिर अपेंडिसेस में या फिर कैटेगरीज में. तो फर्स्ट आप पहले लिखेंगे अपेंडिक्स फर्स्ट. अपेंडिक्स फर्स्ट. अपेंडिक्स फर्स्ट it lists the species that are which are in danger of extinction. It lists the species which are in the danger of extinction. सो ये उन स्पीसीज को यहाँ पे लिस्ट बनाता है, उसकी सूची बनाता है जो कि जिनके ऊपर अभी डेंजर है या फिर जिनके ऊपर थ्रेट है टू एक्सटिंक्ट. ऐसी प्रजातियां जिनके ऊपर खतरा संभावित है कि ये वहां से विलुप्त हो सकती हैं, उन स्पीसीज की लिस्ट बनाता है अपेंडिक्स फर्स्ट. फुल स्टॉप के बाद लिखिए इट प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट मीन्स बैन करना, बंद करना, स्टॉप करना या फिर प्रतिबंधित करना. इट प्रोहिबिट्स कमर्शियल ट्रेड ऑफ these plants and animals. Prohibits commercial trade of these plants and animals. Commercial trade of these plants and animals except in the extraordinary situations. Except in the extraordinary situations like for scientific and educational reasons. For scientific and educational reason. So for scientific तो या फिर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए इसको यूज कर रहे हैं या फिर रिक्रिएशन के लिए. साइंटिफिक एंड एजुकेशनल. या फिर वो भी हो सकता है आप कह सकते हैं रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं इनका, तब भी इसको आप यूज कर सकते हैं. तो अपेंडिक्स फर्स्ट में कौन से आते हैं जो कि कभी भी किसी भी समय यहां से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, उनके लिए इन स्पीसीज को यहाँ पे रखा गया है. ये प्रोहिबिट करता है कि इनका कमर्शियल मतलब एक टाइप से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बना सकते आप, इसको व्यापारिक रूप से नहीं बेच सकते किसी भी प्लांट या एनिमल्स को, एक्सेप्ट अगर आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस है. कुछ एक आपके पास ऐसी कंडीशंस है जहां पे आपको साइंटिफिक स्टडी करनी है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप इसे यूज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी आपकी बायोलॉजिकल लैब्स होती है जहां पे आपने देखा होगा जो कोबरा है उसको कुछ लिक्विड के थ्रू प्रिजर्व करके रखा होता है डिब्बे में. देखा आपने कभी? होते हैं बहुत सारे ऐसे स्पीसीज पर वो डेड होते हैं बट फिर भी उनको रखा होता है जस्ट टू स्टडी. नेक्स्ट सेकंड अपेंडिक्स लिखिए. सेकंड अपेंडिक्स सेकंड इसमें लिखिए दीज आर द स्पीसीज that are not threatened
These are the species. Those are not threatened with extinction not threatened with extinction, but they might suffer from a serious decline in number if their trade is not being restricted. If their trade is not being restricted. If their trade is not being restricted, their trade is regulated by permit. Simple लिखिए, their trade is regulated by permit. सो अपेंडिक्स सेकंड में कौन सी स्पीसीज हैं, कौन सी प्रजातियां हैं? ऐसी प्रजातियां जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है, विलुप्त होने का कोई ऐसा खतरा नहीं मंडरा रहा है। बट अगर हम देखें, अगर इनका ट्रेड ज्यादा किया जाता है, अगर इनका व्यापार ज्यादा किया जाता है तो ये आने वाले टाइम में कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर सकती हैं जिसमें इनका जो नंबर है वो सीरियसली डिक्लाइन कर जाएगा। मतलब इनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी अगर हम इसको ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते अनटिल और अनलेस। इनका ट्रेड जो है किया जाता है बट कुछ एक परमिशंस के साथ ही, तो इसको आप मतलब खुलेआम नहीं बेच सकते। अपेंडिक्स थर्ड देन ब्रेक करते हैं फिर आपकी अपेंडिक्स थर्ड। Appendix third, they are protected in at least one country that is UN CITES member. They are protected in at least one country that is UN CITES member state. UN CITES member state. And that has petitioned others for help, and that have petitioned PIL डालते हैं ना वैसे, petitioned others for help in controlling international trade, helps in controlling international trade of such species. सिंपली कह रहे हैं
थर्ड टाइप की जो स्पीसीज है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ ऐसी स्पीसीज जिनको एटलीस्ट किसी वन कंट्री ने अपने पास प्रोटेक्टेड रखा है, अपने पास संरक्षित रखा है, और ये जो कंट्री है ये यूएन साइट की मेंबर भी है। अब आगे क्या है, ये पिटीशन डाल सकते हैं अदर लोगों के लिए भी, अलग कंट्रीज के लिए। पिटीशन का मतलब होता है आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं अदर्स के लिए भी, अगर वो चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, उनके वहां पे जो स्पीसीज हैं, सेम स्पीसीज, अगर उनके ऊपर कोई खतरा है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर कोई खतरा है, तो ये उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हाईली, जो कि थ्रेटेंड है, जो कि विलुप्त हो सकती है। दूसरे में जो कि विलुप्त नहीं है बट ट्रेड ज्यादा हो रहा है, और ट्रेड वहां पे रेगुलेट किया जाता है परमिशन के थ्रू, और इसमें प्रोटेक्टेड है एक कंट्री में, और एक कंट्री कौन सी है, यूएन साइट की मेंबर। और यही अदर लोगों के लिए भी अपनी पिटीशन डाल सकती है, ताकि वहां पे जो कंट्रोल, वहां पे जो ट्रेड किया जा रहा है इन स्पीसीज का, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लेटर ऑन करेंगे, अभी ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर आप आना क्लास में। 26 और 30 कितने हुए, 56, 1 बजे आओ, 1 बजे।